स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर की क्लास है उसमें हम एक साथ जो है हमारे करंट अफेयर कुछ 3-4 करंट अफेयर्स जो है वो एक साथ डिस्कस करेंगे। तो उसी में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फॉरएवर केमिकल्स के बारे में। ठीक है, तो जो हमारी न्यूज़ है कि जो प्रेजेंस ऑफ PFAs है, PFAs में आपको बताऊंगा क्या कहते हैं। ये है आपके फॉरएवर केमिकल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इनको फॉरएवर केमिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं हमारे एनवायरनमेंट से रिमूव होने में। ठीक है, तो इस वजह से इनको फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। आज की जो आपकी क्लास होगी पर्टिकुलरली ये वाला जो टॉपिक है ये आपका डील करता है आपके साइंस एंड टेक से, और इसके ऊपर आपको जो है प्री के ऊपर जो क्वेश्चन है आपको वो बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो न्यूज़ है हमारी की प्रेजेंस ऑफ जो आपका जो रेन वाटर है, असल में जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी जो एक एजेंसी है उसने क्या किया कि अलग अलग देशों से जो है सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उनके रेन वाटर के सैंपल्स जो है उनको कलेक्ट किया और उन्होंने वहां पे पाया है कि जो अलग अलग देशों का जो रेन वाटर था उसमें जो इसकी जो मात्रा थी ना PFAs की वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और PFAs को ही कहा जाता है फॉरएवर केमिकल्स। अब आपको सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन जो है जो बनता है वो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो फॉरएवर केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको फॉरएवर केमिकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादा देर तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब फॉरएवर केमिकल्स किनको कहा जाता है? वो होते हैं PFAs। ठीक है, तो PFAs किनको कहा जाता है? पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इनको ये कहा जाता है, ये PFAs होते हैं। ठीक है, PFAs। अब ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं क्लास PFAs से। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो क्लास का नाम है पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, इस क्लास से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये यूज कहां पे होते हैं? ठीक है, वो देख लो। जो आपके जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं बेसिकली जहां जहां पे जो आपको रेजिस्ट करना हो ऑयल को, वाटर को या फिर ग्रीस को। ठीक है, हर वो चीज जो चीज ऑयल को रेजिस्ट करती है, जैसे कि आपके जो रेन कोट्स हो गए, ठीक है, या फिर आपका अम्ब्रेला हो गया, या फिर ऑयल को रेजिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं जो ये जो होते हैं आपके जो फायर फाइटर्स होते हैं, इनके जो कपड़े होते हैं, ठीक है, वो फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए या ऑयल रेजिस्टेंट बनाने के लिए उनमें जो है आपके PFAs जो है उनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहां कहां पे यूज होते हैं? नॉन स्टिक जो आपके पैन्स हो गए उनको बनाने में यूज किया जाता है। देन वाटर रेजिस्टेंट जो आपके क्लोथ्स होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। देन जो आपके अम्ब्रेलाज हो गए, देन रेनकोट्स हो गए, देन कॉस्मेटिक्स हो गए, जो कॉस्मेटिक्स को वो वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए वहां पे उनको PFAs को यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग यूज करते हैं उनको ज्यादा पता होगा। ठीक है, लेडीज को। देन आपका जो फायर फाइटर्स जो उनके जो कपड़े होते हैं फायर फाइटर्स के, ठीक है, उनको बनाने के लिए जो है आपके PFAs को यूज किया जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? जब इन्होंने ये जो PFAs को जो है वो करना, जब उन्होंने अपनी स्टडी कंडक्ट करवाई तो ना PFAs का एक पर्टिकुलर लेवल होता है, मतलब अगर इतने लेवल तक PFAs जो होंगे हमारे एनवायरनमेंट में होंगे तो वो ना एज सच इतना जो है हार्म जो है वो कॉज नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने उसके जो वाटर लेवल था उसको चेक किया तो उन्होंने पाया कि जितना जो PFAs का लेवल होना चाहिए था ना उसके थ्रेशोल्ड लेवल से, थ्रेशोल्ड लेवल मतलब वो लेवल होता है कि एट मैक्स आप कितना तक कहां तक जा सकते हो। ठीक है, वो होता है उस चीज का थ्रेशोल्ड। तो जो थ्रेशोल्ड लेवल था उससे 4 या फिर 6 टाइम्स, 4 to 6 टाइम्स जो थे PFAs की जो अमाउंट थी रेन वाटर में वो ज्यादा थी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो चीज है ये आपकी न्यूज में है और इसी वजह से ये जो PFAs जो है आपके लिए खतरनाक है। ठीक है, अब ये खतरनाक किस तरीके से है? ये क्या करते हैं कि ये एक तो एनवायरनमेंट में जब ये यहाँ से डिग्रेड होना शुरू कर जाते हैं ना, यहाँ से मतलब धीरे धीरे इनकी जो लाइफ होती है, इन चीजों की जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये क्या करती है, आप मान लो आपका रेनकोट जो था वो खराब हो गया, ठीक है, आपने क्या किया, रेनकोट को फेंक दिया या फिर रेनकोट को आग लगा दी। ठीक है, उस वजह से क्या होगा कि जो उसके अंदर PFA जो था वो क्या करेगा कि वो आपके एनवायरनमेंट में वो चला जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट वाली क्लासेस में मैंने ये जो सारी कहानी है ये आपको अच्छे से बताई है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये आपके एनवायरनमेंट में चला जाएगा, वहां पे जाके ना ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। ठीक है, जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता तो उस वजह से क्या होता है कि ये एनवायरनमेंट में रहता है।
वहां से ये क्या करता है, आपकी फूड चेन में एंटर कर जाता है, ठीक है। अब जब कोई भी चीज जो है फूड चेन में एंटर करेगी, मैंने आपको बताया हुआ है कि वो चीज जो है, जो हमारी स्टैटिक क्लासेस होती हैं, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि वो चीज क्या करेगी, वो बायो एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देगी, ठीक है। धीरे धीरे बायो एक्यूमुलेशन से बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, और वो जो है वो जो चीज होगी वो आपके फूड चेन के अंदर एंटर हो जाएगी और अल्टीमेटली ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाएगी, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉल्यूटेंट का फूड चेन के अंदर आ जाना, वो होता है आपका बायो एक्यूमुलेशन, और वो धीरे धीरे एक फूड चेन से अगली जो हायर ट्रॉपिक लेवल जो होता है वहां तक पहुंचते रहना, उसको धीरे धीरे कह देते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलो, वो आपकी फूड चेन में एंटर हो गई, ठीक है। अब इसके खिलाफ मतलब ये जो आपके पीएफएस जो है, इनको रिमूव करने के लिए जो आपसे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, ठीक है, कि कहां कहां पे ये यूज होते हैं, ठीक है। आपको 4-5 ऑप्शंस दे देंगे, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहां कहां पे यूज होते हैं। अब आपको मेन जो चीज है वो ये ध्यान में रखना है, ऑयल, वाटर और ग्रीस, ठीक है, इनको ये रेजिस्ट करते हैं। तो जो जो चीजें ऑयल रेजिस्टेंस होंगी या ऑयल रेजिस्टेंस जिन चीजों को होना चाहिए, जैसे आपके फायर फाइटर्स के कपड़े वगैरह हो गए, ठीक है, उनमें से जो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, ऑयल या वाटर या ग्रीस से रिलेटेड नहीं होगा, वो उस ऑप्शन को आपने टिक लगा देना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 3 जो होंगे वो वहां पे पीएफएस जो आपके यूज होंगे, ठीक है, चौथे वाले में नहीं होंगे, तो वो देख के आप टिक लगा देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये इस पे बन सकता है कि अब मान लो ये जो चीज है हमारे लिए इतनी खतरनाक है, तो इसके लिए कोई ना कोई कन्वेंशन जो होगी वो बनाई गई होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, जो आपकी ये जो इन्वायरमेंट ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने क्या किया है, एक स्टॉकहोम कन्वेंशन बनाई थी 2001 में, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन अब आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि आपकी न्यूज में पीएफएस है, ठीक है। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने अपनी जो स्टैटिक क्लासेस है उसमें करवाया हुआ है। नेक्स्ट ये कब आई थी, 2001 में आई थी, ठीक है। तो ये जो ईयर है 2001 स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन में 3 जो लिस्ट है वो बनाई हुई है, 3 एनेक्सर्स बनाए हुए हैं, एनेक्स ए, एनेक्स बी एंड एनेक्स सी। एनेक्स ए में उन चीजों को रखा गया है जिनको हमें पूरी तरीके से बैन करना है, ठीक है। एनेक्स बी में उन चीजों को रखा गया है जिनको धीरे धीरे जिनका जो यूज है वो हमने डिक्रीज करना है। एनेक्स सी में उन चीजों को रखा गया है जिन चीजों को हमें रेगुलेट करना है, मतलब यूज करते रहो लेकिन कम यूज करो, ठीक है, मतलब वो इतनी ज्यादा अमाउंट में यूज ना करो। अब जो पीएफएस जो है इनको रखा गया है एनेक्स ए में, मतलब धीरे धीरे हमें जो है इनको बैन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब जब इन्होंने स्टडी कंडक्ट करवाई, यूएसए की एजेंसी ने जब स्टडी कंडक्ट करवाई, तो उन्होंने क्या किया, जब अलग अलग देशों से जो वाटर मंगवाया तो उन्होंने पाया कि ये जो पीएफएस जो है इसके 4 एसिड जो है ये उन्होंने उस रिसर्च में ढूंढे, ठीक है। इसके ऊपर आपको जो क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा, लेकिन मैं फिर भी अब स्टोरी एक साथ एक लय में चलाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कौन कौन से जो एसिड थे, परफ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड, परफ्लोरो ऑक्टानोइक एसिड, परफ्लोरो हेक्सा सल्फोनिक एसिड, देन परफ्लोरो नॉनानोइक एसिड, ठीक है। ये 4 एसिड जो थे, इसकी अमाउंट जो थी वो बहुत ज्यादा थी आपके उसमें, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे 4 गुना से लेकर 6 गुना अमाउंट जो थी जो रेन वाटर था उसमें पाई गई, ठीक है। अब ये किस तरीके से मतलब जो होते हैं, जो परफ्लोरोकार्बन होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से रह जाते हैं। होता क्या है कि ये जो परफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, ये आपके जो कार्बन का जो कंपाउंड होता है ना उसके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, और उसी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इनको यहाँ पे यूज करते हैं नॉनस्टिक पैन्स में, ठीक है। तो ये उसके साथ जब कंबाइन कर जाते हैं तो ये उसके साथ मिल जाते हैं, और ये जो है जो आपका जो पैन होता है वो उसको नॉन स्टिकी बना देते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इसको जो है हम हमारे लिए जो है ये किस तरीके से खतरनाक है, ठीक है। मान लो ये फूड चेन में एंटर कर गए, ठीक है, तो मान लो इसको क्या किया कि ये वाटर में चले गए, वाटर से ये क्या हुआ कि जो वाटर में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे चले गए और उनसे जो है छोटी फिशेस में चले गए। अब छोटी फिश में जो था पीएफए चला गया, ठीक है, पीएफएस छोटी फिश में चला गया, अब उसको बड़ी फिश खाएगी, ठीक है, वो बड़ी फिश के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से बायोकेमुलेशन होता जाएगा और बायो मैग्निफिकेशन होता जाएगा। बड़ी फिश को और बड़ी फिश खा लेगी, ठीक है, उसको मान लो बियर ने खा लिया, ठीक है, या किसी और ने खा लिया, या इस फिश को ह्यूमन ने खा लिया,
ठीक है। तो ये क्या होगा कि ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। अब ह्यूमन के अंदर जब ये चीजें जो है ट्रांसमिट हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें जो है कॉज होती हैं, ठीक है, मतलब ये किस तरीके से हमारे लिए खतरनाक है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, फर्टिलिटी जो होती है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों की जो डेवलपमेंट होनी होती है या उनका जो मानसिक विकास जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट हो गई है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी, ठीक है, उसको हिंडर करती है, ठीक है, डेवलपमेंट को हिंडर करती है, मतलब जो बच्चे की जो डेवलप जिस पेस पे या जिस स्पीड पे बच्चे को डेवलप होना होता है वो स्पीड को डिक्रीज कर देगी, ठीक है। इनफैक्ट इस वजह से जो रिटार्डेशन होती है वो भी कॉज होती है, ठीक है। रिटार्डेशन होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना जो अपने टाइम पे जो है जिस टाइम पे बच्चे को समझ आ जानी चाहिए चीजों की उस टाइम पे उस बच्चे को समझ चीजों की नहीं आती, ठीक है, तो उसको उस चीज को रिटार्डेशन कहते हैं। नेक्स्ट, बॉडी हार्मोन्स जो होते हैं उसमें चेंजेस कर देती हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसको इंक्रीज कर देती हैं, देन उसके अलावा कैंसर भी कॉज करती हैं, ठीक है, कार्सिनोजेंस जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं जिस वजह से आपका कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो कैंसर के जो चांसेस होते हैं पीएफएस की वजह से कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब इन सब के बाद इसको पीएफएस जो है इनको किस तरीके से जो हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, उसके लिए टेक्निक्स हैं, लेकिन जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज्यादा वो हैं कॉस्टली हैं, ठीक है। तो वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, उसको एक्टिवेटेड कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि जब उसको एक्टिवेटेड कार्बन के साथ जब उसको रिएक्ट करवाया जाएगा, इसमें दिक्कत ये है कि ये उससे पहले हमें एक्टिवेटेड कार्बन जो है उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिवेटेड कार्बन को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो ही अपने आप में बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो मेथड है हमारे पास, लेकिन जो मेथड्स हैं वो काफी कॉस्टली हैं। उसके अलावा इंसिनरेशन करवा सकते हैं। इंसिनरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में बर्न करवा देना, ठीक है। ये करवाया जा सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा हाई चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा रिएक्टर्स के थ्रू इनको जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। प्लाज्मा रिएक्टर वाली जो मेथड है वो भी काफी कॉस्टली है, ठीक है। उसके अलावा एक मेथड और है आर्कलीज हील करके मेथड है, ARCHILLES हील। ये मेथड है, इस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो क्या किया जाता है, ये जो पीएफएस जो होते हैं उसको एक सॉल्वेंट में डाला जाता है और एक जो एसिड होता है उसमें डाला जाता है, और वो जो क्या करते हैं जो ये जो होता है आपका पीएफएस जो होते हैं उसको धीरे धीरे जो है कम टेम्परेचर पे, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, कम टेम्परेचर पे उसको बर्न कर देते हैं और कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये अभी साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, ठीक है, और इस पे जो है रिसर्च वर्क जो है चल रहा है। जैसे ही इसका जो रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके ऊपर भी जो हमारी करंट अफेयर की जो क्लास होगी वो बना देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो आपका टॉपिक था ये पीएफएस के बारे में था। जो जो इस पे जो आपको करंट अफेयर जो आ सकते हैं या इसके ऊपर जो भी आपको क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। मेनली 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉरएवर केमिकल्स किनको कहते हैं, पीएफएस को। दूसरा क्वेश्चन कहां कहां पे यूज होते हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्यों, क्योंकि ये इसकी वजह से न्यूज में आ गई है, ठीक है। और चौथा ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये इसके जो ऐसा जितने चांसेस नहीं है, जो ग्रुप बी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इतने चांसेस नहीं है। ग्रुप ए के जो एग्जाम्स होते हैं वो वहां पे थोड़े जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनको ये इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या करते हैं ये वाले, ये बिल्कुल नहीं याद करने की आपको जरूरत, ठीक है। ये वाले ये जो 4 एसिड्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल याद करने की जरूरत, और ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि क्या क्या ये चीजें कॉज करते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी डिक्रीज करते हैं, डेवलपमेंट को हैंडल करते हैं, देन कैंसर कॉजिंग होते हैं, उसके अलावा हार्मोन्स में चेंजेस कर देते हैं और कोलेस्ट्रॉल जो आपका लेवल होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं तक था। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आईएनएस विक्रांत के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया का जो फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, उसको जो है कमीशन कर दिया गया है, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर वो चीज होती है कि जैसे ये एक बड़ा सा शिप होता है, ठीक है, मान लो ये
इस तरीके का एक बड़ा सा शिप है और इसको समुद्र में उतार दिया जाता है और इसी के ऊपर ये इसको आप ना एक चलता फिरता जो एयरपोर्ट है वो मान सकते हो, ठीक है। एक चलता फिरता एयरपोर्ट होता है जिसको समुद्र में उतार दिया जाता है और आपने बहुत सी मूवीज में इसको देखा भी होगा, ठीक है। और इसके आसपास जो होते हैं डिस्ट्रॉयर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, इसकी रक्षा के लिए। ऐसे मान लो अगर हम किसी कंट्री के साथ वॉर पे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है मान लो हमारी वॉर हो जाती है अमेरिका के साथ, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है अमेरिका की का जो वाटर होगा वहां पे हम इसको भेज देंगे और जो हमारे जो एयरक्राफ्ट होंगे इसके ऊपर वो जो होंगे यहाँ पे अपनी फ्यूलिंग वगैरह करके या फिर यहाँ पे अपने जो हथियार वगैरह है उनको लोड करके यहाँ से टेक ऑफ करके अमेरिका पे जो है हमला कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इतना बड़ा जो जहाज है जिसको पता है कि इसके ऊपर जो मतलब जो हमारी एनिमी कंट्री है उसको पता है कि इसके ऊपर बहुत से जो है हमारे जो है एयरक्राफ्ट जो है वो पड़े हुए हैं, तो ये जो होता है ऑटोमेटिकली ये जो दुश्मन होते हैं उनके निशाने पे होता है, ठीक है। उन जो दुश्मन के जो अटैक होते हैं उससे बचाने के लिए ये जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं ये काम में आते हैं, ठीक है। ये इसकी रक्षा करते हैं हर तरफ से, ठीक है। ये जो इसके आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे शिप्स होते हैं, इनके ऊपर रडार्स वगैरह लगी होती है, मशीन गन्स वगैरह लगी होती है, मिसाइल्स वगैरह होती हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर एनिमी की कोई भी मिसाइल या इसके ऊपर अटैक करती है या कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो अटैक करता है तो ये उससे इसकी हेल्प करती है, ठीक है। तो इंडिया के पास पहले भी जो थे एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, लेकिन जितने भी पहले के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो थे वो इंडिया ने खुद नहीं बनाए थे। ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो मेड इन इंडिया है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखना, INS विक्रांत है, ठीक है। और इसको कोई भी इस तरीके का INS जो होता है या इस तरीके की कोई भी चीज होती है ना, वो 3 फेजेस में चलती है। सबसे पहले उसका लॉन्च किया जाता है उसको, ठीक है, मतलब बताया जाता है कि हम इस चीज को लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर उसका ट्रायल फेज चलता है, ठीक है। ट्रायल फेज में उसके ट्रायल्स वगैरह लिए जाते हैं और फाइनली उसको कमीशन कर दिया जाता है। कमीशन स्टेज जो होती है वो फाइनल स्टेज होती है। इसके बाद जो होता है ये वर्किंग में आ जाता है, ठीक है। मतलब आर्मी को जो है, नेवी को जो है ये प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब ये नेवी जो है इससे काम ले सकती है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी कमीशन स्टेज और इसको जो है कमीशन कर दिया गया है, ठीक है। INS विक्रांत को कमीशन कर दिया गया और ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ 6 कंट्रीज ऐसी थी जिसके पास जो है ये टेक्नोलॉजी थी कि वो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो खुद बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ 6 कंट्रीज ऐसी थी, तो इंडिया भी अब उनमें शामिल हो चुका है क्योंकि इंडिया भी अपने जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बनाना उसने शुरू कर दिया। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले INS विक्रांत ये क्या चीज है, ठीक है। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। दूसरा ये मेड इन इंडिया है, ठीक है। तीसरा ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि मेड इन इंडिया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए। चौथा क्वेश्चन, कितनी कंट्रीज के पास जो है एयरक्राफ्ट जो बनाने की जो टेक्नोलॉजी है या उसकी जो नॉलेज है कितनी कंट्रीज के पास है या कितनी कंट्रीज के पास जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो है, ठीक है, जिन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसी 6 कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने डिजाइन किया है इसको? इट इज डिजाइंड बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, ठीक है। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया है। मैन्युफैक्चर किसने किया है? ये किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। 5 क्वेश्चन, ठीक है, चौथा और 5वां, ठीक है। 3 ये 4 5 और 6 क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा इंडिया के पास जो थे पहले से भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, लेकिन उनमें दिक्कत ये थी कि वो ना काफी पुराने थे। मान लो जैसे ये था इंडिया के पास ये था INS विक्रांत पहले से था, ठीक है। लेकिन वो जो हमने लिया था ब्रिटिश से लिया था, ठीक है। ब्रिटिश ने भी पहले उसको खुद यूज किया था और फिर उसने उसको रिटायर कर दिया और उसको इंडिया ने खरीदा था, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि वो जो ये वाला जो एयरक्राफ्ट था इंडिया के पास वो कितना पुराना होगा। ब्रिटेन ने इसको बनाया, उसका जब ब्रिटेन इसको यूज करता था तब इसका नाम था HMS हरकुलिस, ठीक है। उसने इसको रिटायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने 1961 में उससे खरीद लिया, ठीक है। तो इंडिया ने उसको नाम दे दिया INS विक्रांत। इस वाले एयरक्राफ्ट का नाम इस वाले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम जो है विक्रांत क्यों रखा गया उसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूं। उसके अलावा INS विराट था इंडिया के पास, ठीक है। ये भी उन्होंने ब्रिटेन से लिया था, ये लिया था 1987 में। इसका पहले नाम हुआ करता था INS हर्म्स, ठीक है। तो ये इसका पुराना नाम हुआ करता था। फिर ब्रिटेन ने 1987 में इसको इंडिया को बेच दिया और इंडिया ने उसका नाम रख दिया INS विराट।
उसके अलावा इंडिया के पास जो अभी करंटली जो चल रहा है वो है आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है। ये है इन्होंने रशिया से खरीदा 2013 में, ठीक है। तो लेकिन ये जो पहला एयरक्राफ्ट जो है जिसको कमीशन कर दिया गया आईएनएस विक्रांत, ये मेड इन इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो कि मेड इन इंडिया होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें जो पूरा 100% जो होगा वो मेड इन इंडिया होगा, ठीक है। इसके जो 76% जो कंपोनेंट्स हैं वो मेड इन इंडिया, कुछ कंपोनेंट्स जो है बचे हुए 24% जो कंपोनेंट्स जो है वो बाहर से मंगवाए गए हैं, ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि ये 34 एयरक्राफ्ट को जो है अपने ऊपर कैरी कर सकता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट हो गए या फिर हेलीकॉप्टर्स हो गए, ठीक है, उसको अपने ऊपर कैरी कर सकता है। तो ये आपका हो गया आईएनएस विक्रांत। और एयरक्राफ्ट से मुझे अभी अभी याद है टॉम क्रूज की एक मूवी है टॉप गन करके, टॉप गन 1987 में आई थी ये मूवी, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो अभी अभी आया 2022 में, ठीक है। तो उसमें उस मूवी में आप देख सकते हो उसमें इसकी बहुत बार इसको दिखाया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर को, ठीक है। तो अगर किसी को देखना हो तो वो मूवी वो देख सकता है। उसके अलावा वापस आते हैं यहाँ पे आईएनएस विक्रांत नाम ही क्यों रखा गया। आईएनएस विक्रांत मैंने आपको बताया कि 1961 में हमने खरीदा था, ठीक है। तो इसके साथ ना हमारी वो काफी प्राइड जुड़ा हुआ है। हुआ क्या कि जब 1961 में हमने खरीदा तो पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर लग गई थी 1971 में, ठीक है। उस टाइम पे हमने जो है बांग्लादेश जो था उसको आजाद करवाया था। जो पाकिस्तान जो था बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर रहा था, बांग्लादेश ने हमसे मदद मांगी और हमने जो है बांग्लादेश की मदद की। उस पॉइंट पे उस टाइम पे हमने क्या किया था, ये जो हमारा आईएनएस विक्रांत था इसको हमने लॉन्च कर दिया था, यहाँ पे छोड़ दिया था बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब पाकिस्तान से जितने भी एयरक्राफ्ट जो थे वो आ रहे थे, तो यहां से हम क्या करते थे, वो उनके जो एयरक्राफ्ट आते थे ना वो यहाँ पे, ये देखो ये आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका ऐसे करके गुजरात, और देन ये है आपका यहाँ आ गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, और ये आपका आ गया इतना एरिया बांग्लादेश का, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पे अपना कमीशन कर दिया एयरक्राफ्ट कैरियर, कौन सा वाला, विक्रांत, ठीक है, ये विक्रांत। इंडिया ने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। पाकिस्तान से जितने भी एयरक्राफ्ट आते थे ना, मान लो यहां से घूम के आते थे या यहां से घूम के आते थे या फिर डायरेक्ट यहां से आते थे, तो इंडिया का जो ये आईएनएस विक्रांत था ये क्या करता था, ये यहीं से इसको डिस्ट्रॉय कर देता था, ठीक है। इनको इतनी दूर से आना पड़ता था और ये यहीं पे हमने अपना ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको यहाँ पे छोड़ दिया, इसको विक्रांत को, ये वाले जो हमने ब्रिटेन से खरीदा था इसको यहाँ पे छोड़ दिया। और जैसे ही पाकिस्तान का कोई भी जहाज आता बांग्लादेश में कुछ भी करने के लिए या वहां पे डिस्ट्रॉय करने के लिए, कुछ भी पोस्ट वगैरह उनके डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो ये जो था इसको डिस्ट्रॉय कर देता था। और इसी की वजह से इसने काफी जो हमें हेल्प की थी 1971 की जो वॉर थी उसको जीतने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो प्राइड है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है आईएनएस विक्रांत के साथ, और इसी वजह से ये जो हमने अपना जो पहला एयरक्राफ्ट बनाया है उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत ही रखा है, ठीक है। तो ये जो आपकी जो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, ठीक है। इसी के साथ कल भी हम ऐसे ही जो दो या तीन करंट अफेयर्स होंगे वो ऐसे ही डिस्कस करके तो वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स जो है वो थोड़े से ज्यादा कलेक्ट हो गए हैं और आपका जो एग्जाम है वो नजदीक आ रहा है, तो इस वजह से वो जो हमारा जो पुराना कोटा बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको इसी तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।